क्लास 10th। चलो हम आज शुरू करते हैं पद परिचय के अंतर्गत अव्यय को। हमारा अव्यय ही शेष भाग रहता है। हमने संज्ञा के बारे में जान लिया, सर्वनाम के बारे में जान लिया, हमने विशेषण देख लिए थे, विशेषण के भेद और क्रिया, ये तीनों चारों पार्ट जो हमने देख चुके हैं। हम अव्यय पर आते हैं, पांचवें पार्ट। तो सबसे पहले था कि अव्यय जो है वो होता क्या है? अव्यय यानी जो खर्च नहीं होता, यानी बदलते नहीं है। अर्थात अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, पुरुष, वचन आदि का कोई प्रभाव जिन पर नहीं पड़ता, वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय के कितने भेद बताए थे? 5 भेद हैं अव्यय के। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। तो हम जो है अब उस पर जाते हैं, क्रिया विशेषण अव्ययों पर। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। बताने वाले अव्यय शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं मुख्य रूप से, जिसमें रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक, परिमाणवाचक, ये है। तो सबसे पहले हम जाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर, अर्थात नियम पूर्वक। क्रिया की विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द जो ना तो इसमें रीति में, इसमें स्थान में जाते हैं, ना काल में जाते हैं, ना परिमाण में जाते हैं। अर्थात ना तो समय का बोध कराने वाले, ना मापतोल का बोध कराने वाले हैं, और ना ही ये परिमाण का या स्थान का बोध कराने वाले हैं। तो रीतिवाचक, रीति का, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे दौड़ना, अचानक, ये कुछ शब्दों की पहचान है। अचानक, और वह जल्दी से या शीघ्रता से, जल्दी से चलो, भली भांति, भली भांति आदि शब्द जो है होते हैं। बाकी उदाहरणों के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अब हम जाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर। तो स्थान का, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ, वहाँ, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, तो इस स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया की विशेषण जाना आना का, इधर उधर, नीचे, बाहर, अंदर, ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण पर। काल का मतलब समय, समय का बोध कराने वाले, जैसे अभी, प्रातः, सायं, दोपहर, और आजकल, प्रतिदिन, जिससे हमें समय का पता लगे। कभी, कभी भी, अभी, ये आ गया, नहीं आ गया, आदि, ये समय का बोध कराते हैं। कोई समय दे रखा है, वो है। इसके बाद आते हैं हम परिमाण, मापतोल में। मापतोल में आते हैं जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा, कम, ज्यादा, अधिक, ये इसी के हैं, अधिक या ज्यादा, जितना, ये मात्रा के हिसाब से बता रहे हैं, उतना, आदि शब्द जो है होते हैं परिमाण में, मापतोल में। और ये इसमें मीटर, किलोमीटर में भी आ सकते हैं, जैसा कि हमने परिमाणवाचक विशेषण में देखा था। तो ये हो गए हमारे क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं।
4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब आ जाते हैं संबंध बोधक अव्यय में, यानी जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही लगते हैं और दूसरी संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में जो है के साथ संबंध बनाते हैं, यानी उसका संबंध उससे बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय होते हैं जैसे विद्यालय के पास बगीचा है। इसके पास, विद्यालय के पास क्या है? बगीचा है। तो विद्यालय भी संज्ञा है और बगीचा भी संज्ञा है। तो कि इसमें क्या हुआ? के पास। तो के वैसे संबंध कारक की पहचान हम सबको पता है, का, के, की। तो कौन सा शब्द इसमें बगीचा और विद्यालय के साथ संबंध बना रहा है? के पास। तो हमारा ये क्या है? ये है हमारा संबंध बोधक अव्यय। के पास संबंध बोधक अव्यय है। इसमें और बहुत सारे हैं, जैसे के साथ आ जाता है वाक्य में, के सामने आ जाता है, के की ओर आ जाता है, का के की ओर, की तरफ, के पास आ ही गया था इसमें। काके की होते हैं उनके साथ, क्योंकि ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं। संबंध बोधक कारक का पता है हमें क्या होता है। तो ये दो संज्ञा सर्वनाम दोनों के बीच जो है संबंध बताने वाले वाक्य होते हैं, जैसे ये वाक्य मैंने बताया। बाकी विस्तार से हम आगे जब आएगा इसके बारे में जब जानेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो पदबंधों यानी वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये कौन से हैं? हम सब जानते हैं, जैसे हमने संयुक्त वाक्यों में पढ़ा था, सरल के बाद संयुक्त में कौन कौन से थे, और दो वाक्यों या उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले, और तथा, लेकिन, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। किंतु, परंतु, इसलिए, वा, अथवा, एवं या एव, अतः, फलतः, ये कम प्रयोग होता है, लेकिन ये भी कई जगह प्रयोग होता है। अन्यथा, क्योंकि, यद्यपि। दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द ये तो जल्दी पहचान में आ जाते हैं।
कोई दिक्कत ही नहीं होती है इनकी। तथापि इस कारण यदि तो ताकि जिससे ई होता है छोटी ई वाला, अर्थात मानो मानो मनो वाले शब्द होते हैं, यानी कि आदि, ये होते हैं। तो ये हमें पता है कि दो संज्ञा सर्वनाम के बीच लग जाते हैं या दो उपवाक्यों के बीच लग जाते हैं, और तथा लेकिन किंतु पर परंतु आदि शब्द जो लग जाते हैं, इसमें शायद मैंने पर नहीं लिखा है, वो भी लिख देते हैं। पर अर्थ परंतु ही होता है उसका भी, पर परंतु इसलिए आदि होते हैं। ये होते हैं हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। ये अव्यय शब्द होते हैं और समुच्चय बोधक होते हैं। विस्मय आदि बोधक तो बड़े आसान होते हैं। विस्मय आदि बोधक जो है, हम देखते हैं कि आह, ओह, हे राम, हे भगवान, ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो कोई अर्थ सूचक होता है, कोई घृणा सूचक होता है, तो यही होता है। तो इसकी परिभाषा भी यही बनेगी, जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक, पीड़ा आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे अरे, अच्छा इनके पीछे ही लिखते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हमें पता है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है। इस चिन्ह के लगने से ही हमें पता लग जाता है कि ये विस्मयादि बोधक है। तो ये चिन्ह लगते ही पता लग जाना चाहिए कि ये विस्मयादि बोधक है। ओ है, अरे, ओ है, हम का प्रयोग हो जाता है, और लेकिन उसके आगे ये चिन्ह होता है। क्या भी होता है, आश्चर्य सूचक में होता है, तो वहां पर भी ये चिन्ह होता है। वाह का प्रयोग होता है, आह का प्रयोग होता है। इसमें खूब का यदि प्रशंसा की बात करें तो खूब होता है। इसके बाद बहुत अच्छा के लिए प्रयोग होता है। कई बार किसी को प्रशंसा करने में बहुत अच्छा कह दिया जाता है, तो बहुत अच्छा वहाँ पर भी होता है। क्या बात है, इसमें वो भी कह सकते हैं हर सूचक में, क्या बात है, लेकिन ये चिन्ह बताएगा कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसके बाद हाय, शोक सूचक में आ जाएंगे, हाय, आ है, उफ, ये क्या हुआ, वहां पर प्रयोग होता है। हाय राम, हे राम, इन सब के बाद में जो है ये चिन्ह होता है। ये इसकी विशेष पहचान होती है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और हैं, जैसे घृणा सूचक में होता है छी, धिक्कार, हठ, हठ प्रयोग किया जाता है कि हठ ऐसे घृणा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद
ऑटो, बच्चों संबोधित करने में आता है, बच्चों, बच्चों, ऐसे सुनो, ऐसे करने के लिए प्रयोग होता है। सावधान, सावधान हो जाओ, तो संबोधित करना होता है, ये संबोधन में आते हैं। खबरदार, खबरदार, ये उसमें आ जाते हैं। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, तो ये सारे दोबारा से कुछ बता दिए जाए। ठीक, शाबाश, शाबाशी देने में आता है। शाबाश, सुंदर, बहुत सुंदर, वहाँ प्रयोग होता है प्रशंसा करने में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विस्मयादि बहुत चिन्ह सभी के साथ लगेगा। ए, अरे, सुनो। ज्यादातर ये सारे के सारे शब्द जो है मैंने ले लिए हैं, जो ज्यादातर इसमें प्रयोग होते हैं, विस्मयादि बोधक काव्य में प्रयोग होते हैं, तो सभी जो है ये लिए जा चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, निपात। लास्ट है हमारा निपात। निपात का अर्थ होता है बल, विशेष बल का प्रयोग करके किसी शब्द के अर्थ पर यदि हम वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के अर्थ पर विशेष बल ला देते हैं, वे निपात अव्यय कहलाते हैं। निपात अव्यय कहे जाते हैं। कुछ ही शब्द हैं जो निपात में प्रयोग होते हैं, जैसे ये पांचवा था नीचे, उसी में जा सकते थे हम। निपात होता है जैसे जी का प्रयोग होता है, जी, हाँ जी, तो जी का प्रयोग होता है ही, आपको करना ही पड़ेगा, तो आप माने ही नहीं, भी आप भी चलेंगे, तक, यहाँ तक, मात्र, ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं निपात में, किसी वाक्य पर जोर देने के लिए। ये कुछ 4-5 अव्यय शब्द हैं, इनको ही ध्यान देख लेना है, ये निपात होते हैं, किसी बात पर जोर डालने के लिए होता है ये। तो ये हो गए हमारे अव्यय। तो हमने जो है अव्यय तक पढ़ा है, और हमने अभी तक पद परिचय में जो व्याकरण की आवश्यकता थी वो सब जान ली है। अब हम इसके मूल पर जाएंगे, अर्थात आज एक दो उदाहरण देंगे, ताकि उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या इसमें जरूरत है। तो सबसे पहले एक वाक्य ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वाक्य। उदाहरण, परिचय, उदाहरण पर चलते हैं। इसको सीखने के लिए हमने इतना सब कुछ दोहराया है, रिवाइज किया है, वो ये है। अब हम फर्स्ट पे जाते हैं। शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र, पहले छोटे वाक्य ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे एक पेन दो, मुझे एक पेन दो। इसमें जो है पद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है मुझे, एक है एक, फिर है पेन,
फिर 2। आपको पेपर में जो है किसी एक को अंडरलाइन मिलेगी, इनमें से कोई एक पद होगा जिसके नीचे अंडरलाइन होगी, उसका परिचय देना है। अब हम सबसे पहले चलते हैं मुझे पर। मुझे का पद परिचय देना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि मैं, हम, आप ये क्या है, किसी नाम की जगह पर प्रयोग किए गए हैं, तो ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो ये क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, मुझे। तो ये ध्यान रखना है कि आप, मैं और मुझे के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग होना है। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, पुरुषवाचक। क्योंकि पुरुषवाचक में क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम, तुम, आप और वह, वे, ये होता है क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो सर्वनाम हमने पढ़े थे, तो ये क्या है, पुरुषवाचक है, सर्वनाम है। सर्वनाम का भेद कौन सा है, पुरुषवाचक है। फिर मुझे पुल्लिंग है, पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। पुल्लिंग ओब्लिक स्त्रीलिंग। इसके बाद आता है वचन। एक वचन है, क्योंकि हमने संज्ञा या सर्वनाम के वचन बताने हैं। अच्छा, इससे पहले पुरुष बताना था कि ये कौन सा है, उत्तम पुरुष है। क्योंकि मैं, हम दो, मैं, हम, ये क्या है, उत्तम पुरुष का। तुम, आप, ये क्या, मध्यम पुरुष का। वह, वे क्या है, अन्य पुरुष का है। तो इसमें मुझे आया तो उत्तम पुरुष में आया, एक वचन, स्त्रीलिंग। और इसके बाद मुझे कौन है, कर्ता कारक है। कारक कौन सा है, कर्ता कारक। और इसके बाद ये क्रिया का क्या है, है क्रिया, क्रिया का कर्ता। मुझे क्या है, क्रिया का कर्ता है। इस प्रकार हमें जो है किसी भी पद की पहचान जो है वो बतानी होती है। जैसे मुझे की मैंने बताया कि वो किस पुरुष का है, यानी किस संज्ञा का है या सर्वनाम का है। मुझे शब्द क्या है, विशेषण है। तो मुझे क्या है, एक सर्वनाम है। और सर्वनाम कौन सा है, पुरुषवाचक है, क्योंकि बाकी तो नहीं है इसमें कोई भी। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम था। सर्वनाम है तो पुरुष बताना है, उसका लिंग बताना है, उसका वचन बताना है और उसका कारक बताना है। और क्रिया का क्या है, वो बताना है। क्रिया का वो कर्म है, क्रिया का अधिकरण है, क्रिया का क्या है, तो क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। तो ये क्रिया के साथ उसका संबंध जो हमें जरूर बताना होता है। तो यही चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर इस प्रकार हमें पता होगा तो। क्योंकि संज्ञा में क्या होता है, उसमें भी लिंग वचन कारक बताना होता है और क्रिया के साथ संबंध बताना होता है। इसमें केवल पुरुष पड़ा होता है। अब आ जाते हैं एक पर। एक शब्द का परिचय दें। एक पेन। पेन की विशेषता क्या है, एक है। तो ये क्या है, इसका मतलब विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, ये ध्यान रखना है। विशेषण कौन सा है, विशेषण का भेद एक पेन दो, तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि संख्या के बारे में बताता है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो तभी हम जो है इसको जान पाएंगे कि विशेषण के भेद हैं। तो जैसे विशेषण के भेद हमारे पास थे, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है। तो एक क्या है, संख्या है। तो संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि एक पेन, पेन की विशेषता क्या है, एक है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसके बाद विशेषण हो गया, तो विशेषण में क्या बताना होता है, लिंग वचन और विशेष्य। तो एक पेन, पेन के अनुसार क्या है, पुल्लिंग है। और वचन, वचन ही है। और इसके बाद विशेष्य, किसकी विशेषता बता रहा है, विशेष्य कौन है इसमें, पेन, पेन की विशेषता बताई गई है। तो ये एक का पद परिचय हो गया। अब पेन का पद परिचय जान लेते हैं। पेन, पेन क्या है, संज्ञा। कौन सी संज्ञा, क्योंकि पेन तो एक समूह है, किसी का नाम थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या है, ये संज्ञा है। कौन सी है, जातिवाचक।
वाचक संज्ञा। इसके बाद संज्ञा का क्या बताना होता है? लिंग, वचन, कारक और क्रिया का संबंध। तो क्या है लिंग? क्या है? पुल्लिंग। वचन क्या है? पेन एक ही है, एक वचन। एक वचन। और कारक बताना होता है कि पेन दो। पेन, पेन क्या हो गया? इसमें कर्म कारक हो गया, पेन को दो, तो कर्म कारक है। और क्रिया का कर्म है। पेन क्या है? क्रिया का कर्म है। अब आ गया दो, ये होगी हमारी क्रिया। पहले तो है, ये क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तो हमारे पास क्रिया कौन कौन सी हैं? सकर्मक और अकर्मक। मैंने दो ही बताए हैं, प्रेरणार्थक आदि जो है उसमें नहीं जाना है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो आपको इतना ही रखना है कि क्रिया सकर्मक अकर्मक जो है वो देख लेनी है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। बस इतना ही जान लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो क्रिया क्या है? पेन को दो। पेन जो है कर्म हो गया, तो कर्म हो गया तो क्या होगी? ये सकर्मक हो गई, यानी कर्म सहित है क्रिया। क्रिया सकर्मक हो गई। इसके बाद क्रिया किस पुरुष की है? मुझे के अनुसार क्या है? उत्तम पुरुष की है। उत्तम पुरुष की क्रिया है। लिंग, वचन, कारक ये बताना है, तो लिंग क्या है? पुल्लिंग ही रहेगा क्योंकि पेन के अनुसार रहेगी या मुझे के अनुसार रहेगी। पुल्लिंग, एक वचन। और काल बताना होता है कि किस काल की है, वर्तमान काल ही रहेगा क्योंकि इसमें और कोई काल है ही नहीं। वर्तमान काल। क्रिया में क्या क्या बताना होता है वो अभी बात करेंगे, और मैंने लिखवाया अभी तक। वर्तमान काल। इसके बाद वाच्य, क्योंकि इसमें से या द्वारा का प्रयोग नहीं है तो ये क्या है? आपने वाच्य पढ़े थे, कर्तरी, कर्म और भाव, तो ये कर्तृवाच्य ही है। और क्रिया का कर्ता कौन है? क्रिया का, सॉरी, अच्छा रुको, मुझे कर्ता की क्रिया है ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें। कर्ता की क्रिया, क्योंकि क्रिया के बारे में बता रहे हैं हम। क्रिया किसकी है? ये मुझे की। ये क्रिया हमें बताने हैं कि अकर्मक या सकर्मक है, उसका लिंग वचन बताना है, उसका पुरुष बताना है, क्योंकि वो वाक्य के से पहले से ही पता लग जाएगा कि ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है। क्रिया का पुरुष बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, काल बताना है, वाच्य बताना है, धातु बतानी थी इसमें। वाच्य के बाद धातु, दो, दो की दो ही देना धातु है जो है। ये मूल धातु ही वैसे प्रयोग कर रखा है, दो। वैसे संस्कृत में दा धातु होती है, दा देना। ये हो गया एक वाक्य का पद परिचय। लेकिन ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में जब पूछा जाएगा आपसे तो किसी एक के नीचे अंडरलाइन होगी इन चारों में से, चारों पदों में से, और उसी की पहचान बतानी है हमें। अब नेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। एक वाक्य और देख लेते हैं आज, फिर बाद में देखेंगे। अपने गांव की मिट्टी क्या है? छोड़ने के लिए मैं तरस गया। ये है वाक्य। सभी का परिचय लेंगे अभी, क्योंकि परीक्षा के अनुसार बाद में देखेंगे, पहले आप समझ लो। अपने, अपने का पद परिचय ले लेते हैं पहले। स्वयं, अपना, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम है तो वैसे अपना गांव, ये गांव की विशेषता हो गई अब यहाँ पर, क्योंकि अपना गांव, तुम्हारा गांव, हमारा गांव, तो गांव की विशेषता क्या है? अपना है। तो ये सर्वनाम होते हुए भी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और सर्वनाम है
तो कौन सा है ये? सार्वनामिक विशेषण का चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो गया। विशेषण का क्या बताना है? लिंग, वचन और विशेष्य। तो लिंग क्या है? अपने गांव के अनुसार मैं तरस गया, तो पुल्लिंग ही है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और विशेष्य क्या है इसका? गांव, क्योंकि गांव की विशेषता बताई गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट शब्द पे, नेक्स्ट पद पे। गांव, गांव क्या है? संज्ञा। कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का लिंग, वचन और कारक और क्रिया के साथ संबंध, संज्ञा के बारे में ये बताना होता है। तो लिंग क्या है? पुल्लिंग है, गांव, एक गांव है, एक वचन है। इसके बाद कारक, गांव की मिट्टी, मैं अपने गांव की मिट्टी देखने को तरस गया, तो इसमें क्या है? का, के, की, संबंध कारक। ये ध्यान रखना है, ये पहचान, कारक की पहचान क्या है? कारक बता रहे हैं तो संबंध कारक। इसके बाद इसका हमें बताना है, कारक हो गया क्रिया, क्रिया का क्या है? ये संबंध है। कारक जो होगा वही क्रिया का होगा, क्रिया का संबंध, संबंध है। अब आ जाते हैं हम मिट्टी। मिट्टी आ गई, मिट्टी भी क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्य में है, तो द्रव्य जातिवाचक संज्ञा में ही आता है द्रव्य, या द्रव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि मिट्टी को, दूध को, इनको द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। ये जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, वाचक संज्ञा है। इसके बाद जो है, इसको बताना है हमें, जब संज्ञा ही है तो वही है लिंग, वचन, कारक। जो मिट्टी क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कारक मिट्टी को, कर्म कारक हो गया, मिट्टी को छूने के लिए मैं तरस गया, तो हमें कारक की पहचान ध्यान रखनी है। कर्म कारक हो गया। इसके बाद क्रिया का क्या है? ये कर्म है। अब आ जाते हैं छूने। छूना क्या है? क्रिया, छूने के लिए मैं तरस गया, तो मिट्टी को छूने की बात आई है यहाँ पर, तो इसको देख लेते हैं हम, या क्रिया को अंत में ले लेते हैं। पहले जो है, चलो ले लेते हैं पहले। छूना क्या है? क्रिया है, वर्ब है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि मिट्टी को, सकर्मक क्रिया। अपने गांव की मिट्टी को मैं के अनुसार कौन से पुरुष की हो गई है? ये तम पुरुष की हो गई है क्रिया। पुरुष को बाद में ले लेते हैं, पहले लिंग वचन ले लेते हैं। तो मिट्टी को छूने की बात की गई है, तो छूना क्रिया मिट्टी के अनुसार है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। एक वचन, क्रिया का काल, या पहले पुरुष बता दें, उत्तम पुरुष मैं के अनुसार। काल क्या है? वर्तमान काल ही रहेगा। काल की क्रिया होगी, तरस गया, तो भूतकाल की क्रिया आएगी, ठीक है, भूतकाल। इसके बाद वाच्य, कर्तृवाच्य ही रहेगा, क्योंकि शेय द्वारा का प्रयोग नहीं है। और इसके बाद जो है, हमें बताना है क्रिया का कर्ता कौन है, तो ये बताना होता है हमें, क्रिया का कर्ता कौन है? मैं ही है इस क्रिया का भी।
मैं मैं कर्ता की क्रिया से। अब आता है अरे सॉरी इसमें ये छूने के लिए भावना में व्यक्त था, मैंने क्रिया बना दिया था, उतर्स गया की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें यही होता है, क्योंकि काफी पद परिचय में जो है स्टार्टिंग में ये रहता है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये छूना जो है एक भाववाचक संज्ञा है, और ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, लेकिन मिट्टी के अनुसार जो है स्त्रीलिंग रहेगा, एक वचन संप्रदान कारक जो है। तो क्रिया के लिए जो है आगे क्रिया करते हैं संप्रदान है। अब आते हैं मैं पर, क्योंकि छूने के लिए मैंने ध्यान नहीं रखा। मैं क्या है? सर्वनाम है, और सर्वनाम कौन सा है? मैं पुरुष, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद पुरुष बताना है कौन सा है, क्योंकि मैं तो उत्तम पुरुष ही है। सही, उत्तम पुरुष। लिंग वचन मैं के लिए पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन कर्ता कारक। क्रिया का मैं क्या है? कर्ता। मैं क्रिया का कर्ता। तरस गया, ये है हमारे क्रिया। तरस गया क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि मैं तरस गया यहाँ तक कर्म नहीं हुआ, तो अकर्मक ही रह गई ये क्रिया। तो क्रिया है ये अकर्मक। अकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया एक साथ लिख सकते हैं, क्रिया करके डैश लगा के अकर्मक लिख सकते हैं। और क्रिया के बारे में बताना है पुल्लिंग, क्योंकि मैं के अनुसार क्या ये पुल्लिंग है, एक वचन है। और इसके बाद पुरुष, उत्तम पुरुष की क्रिया है। काल, मैं तरस गया, भूतकाल की क्रिया हो गई, भूतकाल है। वाच्य कर्तृवाच्य रहेगा, कर्तृवाच्य। और मैं कर्ता की क्रिया, तरस गया क्या है? मैं कर्ता की क्रिया है। तो ये है, अभी आज आपको जो है अव्ययों को समझ लेना है अच्छी प्रकार से। और मैंने 2 वाक्य दिए, उन वाक्यों में से जो है किस प्रकार हमें निकालने हैं कि संज्ञा कौन सी हैं, सर्वनाम कौन से हैं, उनके क्या क्या बताना है, आपको याद कर लेना है दोबारा से। किस संज्ञा के बारे में क्या बताना है, विशेषण के बारे में क्या क्या बताना है, विशेषण का भेद, लिंग वचन और विशेष्य। सर्वनाम के बारे में हमें बताना है सर्वनाम का भेद, उसका पुरुष, और उसके बाद लिंग वचन कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। संज्ञा के बारे में बताना है संज्ञा, लिंग वचन कारक और क्रिया के साथ संबंध, यानी क्रिया का क्या कौन सा संबंध है, ये कर्म है, संप्रदान है, अधिकरण है या संबंध है, क्या कारक है वो बता देना है, क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, वो कारक से पता लग जाता है। तो ये था आज, जो है इतना ही देख लेना अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें बड़े स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक बात जो है पिछली याद रखनी पड़ेगी, और उसको एक बार 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 दोहराना पड़ेगा, तभी एक जो है कंप्लीट हो पाएगा। जैसे मुझे भी एक बार जो है इसमें छूने शब्द में कंफ्यूजन हो गया था, फिर तुरंत ध्यान आया कि ये तो क्रिया में है ही नहीं, ये तो संज्ञा में है, क्योंकि छूने के लिए ये भाव में है, तो भाव में संप्रदान कारक भी बनेगा, तो इसलिए
इस प्रकार आपको ये विशेष ध्यान रखना है और समझना है। आगे इसके बहुत सारे उदाहरण जो है हमें देखने हैं। अभी तक तो इतना ही काम है कि एक बार इसको देख लीजिए अच्छी तरह से, और एक बार पूरे के पूरे को जितना भी बताया गया उसको साफ-साफ लिख के एक बार बार-बार दोहराइए, 4-5 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है 4 नंबर ये। और इसमें जो है यदि हल्की सी भी असावधानी बरती जाती है तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है। और आज मैंने, क्योंकि आज कल तूफान आया तो लाइट का प्रबंध नहीं था गाँव में, तो लाइट पूरे दिन नहीं रही, तो मैं ये काम नहीं कर पाया था। तो शाम को जैसे ही लाइट आई आज, मैंने इसलिए लेट के ये काम जो किया, तो इतनी अच्छी तरह भी नहीं हो पाया। तो आज इसको इतना ही रखो और अच्छे प्रकार से ध्यान से सबको देख लो, फिर चलते हैं आगे। ओके, गुड बाय, वंदे मातरम।